हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एसटी कॉलेज को। फ्रेंड, ये एसटी कॉलेज अभी तक आपको यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में आपको मैं एसटी कॉलेज को बिल्कुल कंप्लीट करके दूंगा। उनकी बायोग्राफी से लेकर उनके वर्क तक और इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग भी इसे पेशेंस बनाकर देखें, ठीक है फ्रेंड। और ये वीडियो जो हमारी है, ये एसटी कॉलेज जिस भी हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, जैसे कि हमारा जैसे यूपी पीजीटी हो गया, ठीक है, और ईएमआरएस हो गया और डीएसएस भी हो गया, ठीक है। सारी जगह तुमको एसटी कॉलेज मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या पहला जो हमारा पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि एसटी कॉलेज वाज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1722, यानी 21 अक्टूबर 1772 ईस्वी को एसटी कॉलेज पैदा हुए थे। ही वाज डाइड ऑन 25 जुलाई 1834, और 25 जुलाई 1834 ईस्वी को उनका क्या हो गया था, उनका डेथ हो गई थी, ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया था। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, एंड फिलोसफर भी थे, एंड क्या थे, थियोलॉजियन भी थे, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ये की पॉइंट आपको याद रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम ये वीडियो होने वाली है, और सब वन लाइनर हमने इसमें क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट जो है, ही वॉज फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या वो विलियम वर्ड्सवर्थ के क्या थे, फ्रेंड थे। ही वाज ही वाज मेंबर ऑफ लेक पोइट्स, यानी जो लेक पोइट्स हैं, ठीक है, हमारे जो लेक पोइट्स आते हैं, जैसे कौन आता है, ये विलियम बर्ड्स आते हैं, और कॉलेज आते हैं, और वर्ड्सवर्थ आते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो लेक पोइट्स थे, उनके उनमें से एक आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ही आल्सो शेयर्ड वॉल्यूम्स एंड कोलाबरेटेड विद चार्ल्स लैम, रॉबर्ट सदे एंड चार्ल्स लिलियॉड। तो इन्होंने जो कॉलेज थे, इन्होंने वॉल्यूम्स को भी, और जो कोलाबरेटेड जो मतलब जो वर्क्स थे, उन शेयर किए थे, किसके साथ शेयर किए थे, चार्ल्स लैम के साथ किए थे, रॉबर्ट सदे के साथ किए थे, एंड चार्ल्स लियोल्ड के साथ भी किए थे, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए लिखा, हिज वाइफ नेम वाज सारा फ्रीकर, इनकी वाइफ का नाम क्या था, सारा फ्रीकर था। आगे भी हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देखिए इनकी वाइफ का नाम क्या था, सारा फ्रीकर था, ठीक है। आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ही टुक हिज एजुकेशन एट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन पूरी की थी, कहाँ से पूरी की थी, जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की थी। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ही डाइड एट द एज ऑफ 61, और ये 61 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था, इनका स्वर्गवास हो गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ही क्वाइंड द टर्म सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया था, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव जो हमारा एक टर्म है, ये इन्होंने क्या किया था, क्वाइन किया था। नेक्स्ट देखिए, ही हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन राल्फ वाल्डो इमर्सन, और इनका बहुत ज़्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, राल्फ वाल्डो इमर्सन के ऊपर था। ही वॉज फिजिकली अनहेल्दी, ये फिजिकली कैसे थे, अनहेल्दी थे, क्योंकि ये ओपियम के बहुत ही बड़े एडिक्टर थे, ठीक है, इनको ओपियम खाने की बहुत बड़ी लत थी। आगे लिखा हुआ है कि ही वॉज अ लाइफ लॉन्ग ओपियम एडिक्शन, आगे हमारा पॉइंट भी है, इन्होंने क्या, लाइफ लॉन्ग जो अफीम वगैरह होती है उसके एडिक्शन थे, ठीक है, इनको बहुत यानी पूरी इन्होंने जिंदगी भर अफीम का एडिक्शन किया हुआ है, ठीक है। आगे, ही वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ ऑट्री सेंट मेरी इन इंग्लैंड, ये कहाँ पैदा हुए थे, जो टाउन है एक इंग्लैंड की, ऑट्री सेंट मेरी, वहाँ पर पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज द रेब्रहेंड जॉन कॉलेज, इनके पिता का नाम क्या था, रेब्रहेंड जॉन कॉलेज था। इनकी जो एज उनकी थी, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ उनकी जो है 1718 टू 81, यानी 1718 से लेकर 81 तक ये मतलब जिए थे, मतलब 1718 में पैदा हुए थे, और 1781 में उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जॉन कॉलेज हैड 3 चिल्ड्रन बाय फर्स्ट वाइफ, यानी जो जॉन कॉलेज है, जॉन कॉलेज कौन, ये जो इनके एसटी कॉलेज के जो फादर थे, उनके जो पहली जो वाइफ थी, उनसे कितने बच्चे थे, उनके 3 बच्चे थे। आगे देखिए लिखा है, एसटी कॉलेज वाज द यंगेस्ट ऑफ 10 बाय सेकेंड वाइफ, तो और क्या था, यानी जो सेकेंड वाइफ थी जस्ट किसकी, जो कॉलेज के बाप थे, ठीक है, जॉन कॉलेज, उनके जो सेकेंड उनकी माँ थी, मतलब उनकी जो माँ थी, उनसे कितने बच्चे थे, उनसे
10 बच्चे थे, मतलब 10 बच्चे थे, और उनमें से कौन से थे, सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। हिज मदर वाज एने बॉर्डन, इनकी माँ का क्या नाम था, एने बॉर्डन था, ठीक है। कॉलेज मेंशंस दैट ही टुक नो प्लेजर इन वाइज स्पॉट, इन कॉलेज ये मेंशन करते हैं अपने, अधिकतर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, अपने वर्क्स में भी मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने बॉयज यानी जो एक लड़के का जो जीवन होता है ना छोटेपन, उसका कोई भी इन्होंने प्लेजर नहीं उठा पाया। इंस्टीड रीड इन नेसेसिटी एंड प्लेड हिमसेल्फ, और क्या क्या, और इन्होंने इन निसेसेंटली तरीके से पढ़ा, मतलब इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने तब भी पढ़ा, और क्या किया, खुद में ही ये अपने आप खेले, ठीक है, किसी दूसरे के साथ ये खेलने नहीं गए। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही वॉज सेंट टू स्कूल क्रिस्ट हॉस्पिटल 1781, और ये कब स्कूल भेजे गए, यानी इनकी जो फादर थे उनकी डेथ कब हुई थी, 1781 में इनकी उनकी डेथ हो गई थी, यानी जिस साल इनके फादर की डेथ हुई थी उसी साल इनको स्कूल क्रिस्ट हॉस्पिटल में इनको भेज दिया गया था, ठीक है। पर आगे देखिए, इन द सेम स्कूल कॉलेज बीकेम अ फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लेम, आगे देखिए क्या उसी कॉलेज में जो चार्ल्स लेम थे वेस्ट कॉलेज के क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। यानी कब बने थे, यानी स्कूल क्रिस्ट हॉस्पिटल जो कॉलेज था, स्कूल था, उसी में चार्ल्स लेम और एसटी कॉलेज मिले थे, और इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती वहाँ पर हो गई थी, ठीक है। अगर इनका जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं उनके बाद अगर इनके फ्रेंड में गिनती आती है वो चार्ल्स लेम की आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1791 टू 1794 ही अटेंडेड जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, इन्होंने 1791 से लेकर 1794 तक जीसस जो कॉलेज था कैम्ब्रिज का उसको इन्होंने अटेंड किया। इन 1792 ही वॉन द ब्राउन गोल्ड मेडल, और जो 1792 ईस्वी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ब्राउन गोल्ड मेडल जीता, किसके लिए जीता, फॉर एन ओड दैट ही रोड अटैकिंग द स्लेव ट्रेड, और किसके ऊपर इन्होंने एक ओड लिखा था, किसके ऊपर, स्लेव जो ट्रेड होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए इन्होंने एक ओड लिखा था जिसमें इन्हें ब्राउन गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1793 ही लेफ्ट द स्कूल, और 1700 यानी दिसंबर 1793 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था, स्कूल को छोड़ दिया था। कॉलेज कोलैबोरेटेड विद सदे ऑन द प्ले द फॉल ऑफ द रोबर्ट्स पेरे, ठीक है, यानी जो कॉलेज थे यानी रॉबर्ट सदे के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था, एक प्ले लिखा था, क्या नाम था उसका, द फॉल ऑफ और रॉबर्ट्स फेयर, ठीक है, ये इन्होंने एक वर्ग लिखा था, इसके साथ इन्होंने रॉबर्ट सदे के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था, मिलकर लिखा हुआ था। इन 1795 सदे एंड कॉलेज गॉट मैरिड, यानी कौन, इन्होंने क्या कर लिया था, यानी 1795 ईस्वी में सदे और कॉलेज ने शादी कर ली थी। अब ये फ्रेंड ये नहीं है कि सदे यानी जो रॉबर्ट सदे थे और कॉलेज ने आपस में शादी कर ली थी, इन्होंने दोनों लोगों ने 1795 में ही शादी की थी। अब वो किससे की थी आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो देखिए फ्रेंड, इन लोगों ने, रॉबर्ट सदे और कॉलेज ने किसके साथ शादी की थी, देखिए, विद टू सिस्टर, यानी दो बहन थी, सारा एंड एडिथ एडिथ फ्रीकर, यानी जो रॉबर्ट सदे थे और जो कॉलेज थे इन्होंने क्या किया था, दो सगी बहनों के साथ शादी की थी। यानी सारा के साथ किसने की थी, सारा फ्रीकर, यानी सारा फ्रीकर के साथ शादी किसने की थी, एसटी कॉलेज ने की थी। और जो एडिथ फ्रीकर थी उनके साथ किसने की थी, उन्होंने रॉबर्ट सदे ने इनके साथ शादी की थी। मतलब ये है कि रॉबर्ट सदे और एसटी कॉलेज आपस में क्या थे, ये साड़ू वगैरह थे, ठीक है, ये साड़ू बोलते हैं हम लोग इंडियन लैंग्वेज में। और ये दोनों क्या थी, ये बहन बहन थी, ठीक है, सगी बहन थी, और वो लोग साड़ू बन गए थे। इन सेंट मैरी रेड क्लिफ ब्रिस्टल, कहाँ की थी, सेंट मैरी रेड जो एक चर्च है वहाँ पर, कहाँ है ये, ब्रिस्टल में है, तो वहाँ पर इन्होंने शादी की थी, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, वर्ड कॉलेज मैरिज विद सारा फ्रीकर प्रूव्ड अनहैप्पी, लेकिन जो कॉलेज की शादी थी किसके साथ हुई थी, यानी सारा फ्रीकर के साथ शादी हुई थी, वो कैसी अनहैप्पी प्रूव हो गई, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थे अपने मैरिज लाइफ से, तो ये अनहैप्पी क्या हुई, प्रूव हुई। आगे लिखा हुआ है कि इन 1796 ही रिलीज्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइम इंटाइटल्ड पोइम ऑन वेरियस सब्जेक्ट, इन्होंने क्या किया था 1796, याद रखने का पॉइंट है ये कि 1796 ईस्वी में एसटी कॉलेज ने अपना पहला वॉल्यूम रिलीज किया था जिसका टाइटल था पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट 1796 में आया था, और ये एसटी कॉलेज का पहला वॉल्यूम था, ठीक है।
आगे देखिए, चार्ल्स लेम्स फॉर पोइम्स, यानी चार्ल्स लेम्स की 4 पोइम, कितनी 4 पोइम्स एंड सदेज वर आल्सो कोलाबरेटेड। और इसमें क्या था, यानी चार्ल्स लेम्प की 4 पोइम थी और रॉबर्ट सदे की भी इसमें क्या थी, पोइम इसमें शामिल थी। तो इनमें लगभग 3 लोगों का ये कोलाबरेशन था, जिसमें ये जो आया था पोएटिक वॉल्यूम आया था, क्या नाम था उसका, पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। क्या नाम था, पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे जो हमारा फ्रेंड देखिए पॉइंट जो लिखा हुआ है, द सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1797, यानी द पोइम ऑन वेरियस सब्जेक्ट का जो सेकेंड इनका जो एडिशन आया था वो कब आया था, 1797 में आया था। ठीक है, कॉलेज मेड प्लान्स टू इस्टेब्लिश अ जर्नल द वॉचमैन, यानी कॉलेज ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया एक जर्नल को क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। जर्नल का मतलब एक न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको छापने के लिए, इसको प्रिंट करने के लिए। इट वाज प्रिंटेड एवरी 8 डेज, वो क्या होता था, यानी ये प्रत्येक 8 दिन ये क्या होता था, ये पब्लिश होता था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मार्च 1796, और ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था, 1796, यानी मार्च 1796 में पब्लिश हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे ये पॉइंट हैं फ्रेंड, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है पॉइंट नहीं है कि जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। एकदम की जो की फैक्ट होते हैं, जो किसी भी चीज के जो फैक्ट होते हैं वही इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए जो फ्रेंड हमारा पॉइंट है, एंड इट वाज सीज्ड पब्लिकेशन बाय मे ऑफ दैट ईयर। क्या कह रहा है कि इस, यानी जो पहली बार जो इसका पब्लिकेशन हुआ था मार्च 1796 में हुआ था, बाद में इसको सीज कर दिया गया, कब, मई में। ठीक है, यानी मई में इसको सीज कर दिया गया उसी साल, यानी 1796, यानी मार्च में ये स्टार्ट हुआ था, और यानी 1796 की मई में इसको क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया। इन 1795 कॉलेज मेड पोइट वर्ड्सवर्थ एंड हिज डोरोथी, यानी डोरोथी कौन थी, उनकी सिस्टर थी, किसकी, वर्ड्सवर्थ की। यानी जो कॉलेज थे 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ और डोरोथी से कहाँ मिले थे, ब्रिस्टल में मिले थे। 1795 ही इसकी क्या है, एक्चुअल डेट है। जब फ्रेंड आपको अगर किसी में पूछा जाए, अगर टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आपको वहां पर 1795 ना मिले तो आपको कौन सा आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको 1796 का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर 1795 नहीं है तो आप 1796 पर आप ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, वैसे जो एक्चुअल डेट है वो 1795 ही है। आगे देखिए फ्रेंड, आगे लिखा हुआ है कि जो कॉलेज एक्सपोज, यानी कॉलेज कंपोज अ काइंड ऑफ रेवरी कुबला खान। ठीक है, अब ये कुबला खान इनका बहुत ही अच्छी पोइम है, और ये क्या है, एक रेवरी है। रेवरी का मतलब एक डे ड्रीम है। ठीक है, यानी इन्होंने सपना, जो सपना होता है उसे देखते देखते, जैसे कि सपना देखा और उसके बाद ये जागे, तुरंत इन्होंने क्या लिख दी थी, कुबला खान लिख दी थी। ठीक है, तो कुबला खान एक अनफिनिश्ड हमारा इनका वर्क है, पोइम है, ये पूरी नहीं थी है। ठीक है, कैसा है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, आगे देखिए, इनकम्प्लीट। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नरेटिव पोइम क्रिस्टेबल। ठीक है, और ये क्या था, ये पहला भाग था किसका, जो नरेटिव पोइम इनकी थी क्रिस्टावेल। ठीक है, बहुत अच्छी पोइम है, ये उसका पहला पार्ट था। ठीक है, इट वाज कुबला खान, यानी कौन, इट वाज कौन था, यानी कुबला खान, रिटन अबाउट द मुगल एम्परर। जो कुबला खान है वो किसके बारे में लिखी गई थी, जो मुगल एम्परर हैं कुबलाई खान, उनके बारे में लिखी गई थी। हिज लीजेंडरी पैलेस जेनाडू, तो उनका जो लीजेंडरी पैलेस है जेनाडू, उनके बारे में लिखी गई थी। और ये कहाँ के थे, ये चाइना के थे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा ये भी की पॉइंट है, ये की सब सारे के सारे इस वीडियो में आपको की पॉइंट मिलने वाले हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इन 1798 कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड अ ज्वाइंट वर्क लिरिकल बैलेड। 1798 में कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ने एक ज्वाइंट वर्क पब्लिश किया था, जिसका नाम क्या है, लिरिकल बैलेड। ठीक है, जिसके लिए वर्ड्सवर्थ और कॉलेज जाने जाते हैं। अगर जो कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की अगर पहचान बनी है तो वो लिरिकल बैलेड से ही बनी है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ, इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रोमांटिक एज। क्या था, यानी जैसे ही लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ और उसी साल क्या हुआ था, यानी रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी। यानी ऐसा माना जाता है कि जो लिरिकल बैलेड की जो पब्लिकेशन डेट है वही क्या है, रोमांटिक एज की वहीं से शुरुआत है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि इन 1799 कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ स्टेड एट थॉमस हचिंसन्स फार्म ऑन द रिवर टीच एट
शोक वन डियर डार्लिंगटन, डियर डार्लिंगटन, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1799 ईस्वी में कॉलेज और वर्ड्सवर्थ कहाँ ठहरे? थॉमस हचिंसन के फॉर्म में ठहरे। कहाँ पर ये था? और रिवर टीज, यानी रिवर टीज के पास था। कहाँ पर ये था? ये था शोक वन डियर डार्लिंगटन में, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों लोग ठहरे हुए थे। अब ये थॉमस हचिंसन का आप जान सकते हो सकता है कि ये वर्ड्सवर्थ की ससुराल ही हो वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैरी हचिंसन उनकी वाइफ का नाम था। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम फ्रेगमेंट, ठीक है। यानी कुबला खान को क्या बोलते हैं? एक और भी नाम से बोला जाता है, क्या? अ विजन इन अ ड्रीम, ठीक है। आप कुबला खान को एक और इसका सबटाइटल है, क्या है? अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, ठीक है। एक फ्रेगमेंट है ये, पोइम है, और ये इनकम्प्लीट है, यानी अनफिनिश्ड है पोइम, ठीक है फ्रेंड। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। आप इसको साथ साथ आप शायद नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोगों ने कॉलेज की जो बायोग्राफी है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से उनके वर्क के बारे में हम लोग सीखेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा था, कौन सा वर्क लिखा था, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, और बहुत ही अच्छा हम इनके बारे में एक एक पॉइंट सीखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, कॉलेज ने कुछ ऐसे जो कन्वर्सेशन जो कन्वर्सेशन पोइम थी उनके बारे में लिखा था। इनकी क्या थी? कॉलेज कन्वर्सेशन पोइम, ठीक है। अब ये देखिए कौन कौन सी हैं। द एलियन हार्प 1795 में आई थी। दूसरी थी द रिफ्लेक्शंस ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। ये भी कब आई थी? ये 1795 में आई थी। आगे लिखा है द लाइम ट्री वॉवर माई प्रिजन, ठीक है। ये 1797 में आई थी। नेक्स्ट लिखा है कि फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798 में आई थी। फियर इन सॉलिट्यूड 1798 में आई थी। द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशन पोइम 1798 में आई थी। फ्रेंड इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखिएगा कि सिर्फ हम इनकी डेट नहीं दे रहे हैं, आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोइम है इनके बारे में, ठीक है, जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए डिजेक्शन एंड ऑड है, 1802 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टू विलियम वर्ड्सवर्थ 1807 में आया था, ठीक है। ये भी इनकी कन्वर्सेशन पोइम है, ठीक है। क्या लिखा है? दीज आर 8 पोइम्स कॉल्ड अ कन्वर्सेशन पोइम। ये क्या कहलाती हैं? ये कन्वर्सेशन पोइम कहलाती हैं। आप इनका क्या कर सकते हो? इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड देखिए आगे जो इनकी जो पोइम है उनके बारे में हमें पढ़ना है। द वर्ड कन्वर्सेशन पोइम्स कॉइंड बाय जॉर्ज मैकलियन हार्पर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो कन्वर्सेशन पोइम जो वर्ड है, ठीक है, टर्म है, ये किसने कॉइंड किया था? ये जो जॉर्ज मैकलियन हार्पर हैं, इन्होंने क्या किया था? इसको कॉइन किया हुआ था, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, मेरी शेली मेंशंस द राइम ऑफ द एसेंट मार्नर ट्वाइस डायरेक्टली इन अ फ्रैंकेस्टीन। तो देखिए मेरी शेली जो थी, पीबी शेली की जो वाइफ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? जो राइम ऑफ द एसेंट जो मार्नर एक वर्क है को एसटी कॉलेज का, उसको अपने अपने वर्क में 2 बार डायरेक्ट उन्होंने क्या किया है? मेंशन किया है। कौन से वर्क में क्या है? फ्रैंकेस्टीन में किया हुआ है, ठीक है। फ्रैंकेस्टीन में द राइम ऑफ द एसेंट मार्नर वर्ड को, यानी पूरी की पूरी लाइन को ही 2 बार मेंशन किया हुआ है मेरी शेली ने अपने वर्क फ्रैंकेस्टीन में, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि कॉलेज वाज द सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, कि कॉलेज भी फ्रेंच रिवोल्यूशन के सपोर्टर थे, और एसटी कॉलेज भी, सॉरी, जो वर्ड्सवर्थ हैं वो भी हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन के क्या थे? सपोर्टर थे। 1804 ही ट्रेवल्ड टू सिसिली एंड माल्टा। 1804 ईस्वी में जो एसटी कॉलेज साहब थे उन्होंने सिसिली और माल्टा की क्या की थी? यात्रा की थी। Thomas de Quincey alleged in his recollection of the lakes and lake poet, यानी जो जो डी क्वेंसी हैं उन्होंने अलेज करते हैं अपनी जो उनका जो वर्क है क्या? रिकलेक्शन ऑफ द लेक्स एंड लेक पोइट में इन्होंने क्या कहा है? तो फ्रेंड देखिए इसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि दैट कॉलेज बीकेम अ फुल डाउन ओपियम एडिक्ट। इन्होंने इसमें ये बात कही थी कि जो कॉलेज है कि पूरी के पूरी तरीके से वो एक ओपियम एडिक्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये बात किसने की थी? ये टॉमस डिक्वेंसी ने की थी। किसमें बात की थी? ये रिकलेक्शन ऑफ द लेक्स एंड लेक पोइट्स में की थी, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि कॉलेज वाज इज सेपरेटेड फ्रॉम सारा इन 1808, यानी जो सारा
कौन सारा फ्रिकर थी यानी इनकी जो वाइफ थी, उनसे ये कब अलग हो गए थे, उनसे ये 1808 ईस्वी में अलग हो गए थे। क्वारल्ड विद इन और जो वर्ड्सवर्थ विद इन 1810 और जो सॉरी, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये क्वारल्ड विद इन 1810 और इनकी क्या हुई थी, एक तरीके से आप मान सकते हो कि वर्ड्सवर्थ के साथ भी ये क्या हो गए थे, अलग हो गए थे 1810 में। ठीक है, यहाँ पर क्वारल्ड विद, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ होना चाहिए था फ्रेंड, वो लेफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड्सवर्थ से भी कब अलग हो गए थे, 1810 में ये अलग हो गए थे। ठीक है, किसी कारणवश। आगे देखिए लिखा हुआ है कि ही लॉस्ट पार्ट ऑफ हिज एन्युटी इन 1811, इन्होंने अपने जो एन्युटी का पार्ट है ये कब खो दिया था, इन्होंने 1811 ईस्वी में खो दिया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है एंड ही पुट हिमसेल्फ अंडर द केयर ऑफ द डॉक्टर डैनियल 1814, और इन्होंने क्या कर दिया था, जो डॉक्टर डैनियल हैं उनके हवाले अपने आप को सौंप दिया था केयर करने के लिए, किसमें, 1814 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए लिखा कॉलेज बीकेम अ न्यूज़पेपर पब्लिशर, कॉलेज जो है वो एक न्यूज़पेपर पब्लिशर भी बनते हैं, कौन से न्यूज़पेपर के, द फ्रेंड्स के। ठीक है, फ्रेंड के बनते हैं। From 1810 to 1820, college gave a series of lecture in London and Bristol। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि कॉलेज ने कब से कब तक जो लेक्चर की सीरीज है वो दी थी और कहाँ दी थी। तो इन्होंने कहाँ दी थी, यानी 1810 से 1820 ईस्वी तक कॉलेज ने जो सीरीज दी थी लेक्चर की वो लंदन में दी थी, और कहाँ दी थी, ब्रिस्टल में दी थी। ठीक है, ब्रिस्टल कौन सी जगह है, जहाँ पर एसटी कॉलेज वर्ड्सवर्थ डोरोथी मिले थे, कब मिले थे, 1795 में मिले थे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि कॉलेज गैव द लेक्चर ऑन हैमलेट ऑन 2 जनवरी 1812, कॉलेज ने 1812 ईस्वी में हैमलेट के ऊपर क्या दिया था, एक लेक्चर दिया था। ठीक है, किसके ऊपर, हैमलेट के ऊपर, कब दिया था, 2 जनवरी 1812 ईस्वी को दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज डाइड ऑफ हार्ट फेलोर, कॉलेज की डेथ कैसे हुई थी, ये कब मरे थे, ये 1834 में मरे थे, और इनकी कैसे डेथ हुई थी, इनकी हार्ट फेलोर से हुई थी। ठीक है, इनका जो हार्ट था वो फेल हो गया था। नेक्स्ट देखिए ही वॉज वरीड एट सेंट माइकल्स चर्च हाई गेट लंदन इंग्लैंड, और इनको कहाँ दफनाया गया था, सेंट माइकल्स जो चर्च है हाई गेट यानी लंदन में, यानी कि लंदन क्या है, एक शहर है, और कहाँ ये इंग्लैंड में, वहां पर इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। कॉलेज गर्लफ्रेंड वाज अ सारा हचिंसन। ठीक है, यानी जो कॉलेज की जो गर्लफ्रेंड हैं उनका नाम क्या था, सारा हचिंसन था। क्या नाम था उनका, सारा हचिंसन था। और ये सारा हचिंसन कौन थी, हचिंसन से आप कुछ याद कर सकते हो, हचिंसन ये कौन थी, तो देखिए सारा हचिंसन वाज अ सिस्टर ऑफ वर्ड्सवर्थ वाइफ मैरी हचिंसन। ठीक है, यानी सारा जो हचिंसन थी वो वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन की क्या थी, वाइफ थी, यानी वर्ड्सवर्थ साहब की क्या थी, वो साली थी। ठीक है, यानी सारा हचिंसन वर्ड्सवर्थ की साली थी और मैरी हचिंसन की बहन थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, यानी इनकी ये गर्लफ्रेंड थी, इनकी शादी क्या हो पाती है, तो शादी फ्रेंड इनकी नहीं हो पाती है। तो हिज फर्स्ट मेजर पोइम वाज एलियन हीप, जो सॉरी हार्प, जो इनकी जो फर्स्ट मेजर पोइम थी वो क्या, कौन सी थी, एलियन हार्प थी। वो कब आई थी, 1796 में आई थी। कब आई थी, 1796 में इनकी पहली मेजर पोइम एलियन हार्प आई थी, किनकी, एसटी कॉलेज की। कॉलेज क्वाइंड द वर्ड सेल्फलेस, देखिए एक इन्होंने सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का भी इन्होंने क्वाइंड किया था वर्ड, और यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आ गया है, कौन सा, कॉलेज ने दूसरा एक वर्ड क्वाइंड किया था, सेल्फलेस। ठीक है, सेल्फलेस के वर्ड जो है ये एसटी कॉलेज ने ही क्या किया था, क्वाइंड किया था। ठीक है, एक दूसरा वर्ड है क्या, ही इंट्रोड्यूस द वर्ड एस्थेटिक, और इन्होंने एस्थेटिक जो नाम का जो वर्ड है इसे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, यानी सेल्फलेस, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इसको क्वाइंड किया था, और एस्थेटिक वर्ड को क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब फ्रेंड हम इनके वर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इनके हैं, मेजर वर्क हैं, और उनके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड ये भी इनके बारे में की पॉइंट जो हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हमने इसमें नोट किए हैं, वही आपके सामने हम लाए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा इनका पहला जो वर्क है वो कौन सा है, द राइम ऑफ द एसेंट मार्जिनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं फैक्ट्स को, इसमें की पॉइंट को, की फैक्ट्स को जो भी मान लो
कवर करने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी फालतू का इधर उधर सा कोई भी इसमें पॉइंट नहीं है। तो देखिए, तो इट इज द लॉन्गेस्ट मेजर पोइम बाय कॉलेज, ये क्या है, लॉन्गेस्ट मेजर पोइम है एसटी कॉलेज की, ठीक है। इट वाज रिटन इन 1797 टू 1798, 1797 और 1798 के बीच में इस पोइम को लिखा गया था, ठीक है। आगे क्या है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1798 इन लिरिकल बैलेड, 1798 ईस्वी में इसे पब्लिश किया गया था, किसमें, लिरिकल बैलेड में पब्लिश किया गया था। लिरिकल बैलेड को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इट वॉज द फर्स्ट पोइम ऑफ लिरिकल बैलेड, अब क्या थी, यानी जो द राइम ऑफ द एसेंट मार्नर जो कॉलेज की लॉन्गेस्ट पोइम है, ये लिरिकल बैलेड जो एक इनका कलेक्शन था पोइम्स का एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का, उसकी ये पहली पोइम थी, ठीक है, उसमें पहली पोइम थी। द राइम ऑफ द एसेंट मार्नर आर रिकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ अ सेलर, ये क्या है, जो राइम ऑफ द एसेंट मार्नर है वो एक रिकाउंट करती है किसके एक्सपीरियंस को, एक जो सेलर होता है उसके एक्सपीरियंस को रिकाउंट करती है। हु हैज रिटर्न्ड अ लॉन्ग सी वॉयज, जो कहाँ से लौटा हुआ था, एक लंबी समुद्री यात्रा से लौटा हुआ था। वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा होती है, उससे क्या हुआ था, लौटा हुआ था, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, द पोइम बिगिंस विद एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड सेलर, जो ये पोइम जो है इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक लॉन्ग ओल्ड ग्रे यानी बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसकी दाढ़ी कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, ठीक है, यानी एक सेलर होता है जिसकी दाढ़ी कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। द मार्नर स्टॉप्ड अ गेस्ट एट अ वेडिंग, जो मार्नर होता है वो क्या करता है, तीन जो गेस्ट होते हैं, मेहमान जो होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं, शादी में जा रहे होते हैं, उनको रोकता है। सेरेमनी टू टेल हिम, और उनको बताने के लिए क्या रोकता है कि आ स्टोरी, एक अपनी स्टोरी को, ऑफ अ सेलिंग वॉयज ही टुक लॉन्ग एगो, यानी जो उसने लंबे समय पहले जो एक समुद्री यात्रा की थी, उसमें एक उसकी मेमोरी थी, एक कहानी थी, स्टोरी जो थी वो एक बताना चाहता था, किसको, जो लोग वेडिंग में जा रहे थे, तीन लोग थे, कि तीन लोगों में एक दो लोग तो चले जाते हैं, एक लोग ही बचता है, उनको ये अपनी स्टोरी को बताते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको कवर करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि द सी नेम एट एंटार्क्टिका, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वो मार्नर जो एसेंट मार्नर में कौन से सी की बात की गई है, तो कौन सा एंटार्क्टिक जो सी है उसकी बात की गई है, ठीक है। द वर्ड नेम, वर्ड का नाम क्या था, अल्बाट्रॉस, जो उसमें द एसेंट मार्नर्स जो हमारी पोइम है, ठीक है, उसमें वर्ड्स जो है वो उसमें कौन सी बात की गई, अल्बाट्रॉस नाम की जो वर्ड है यानी पक्षी है उसकी बात की गई है, ठीक है। डे, अब यहाँ पर देखिए ये कोटेशन है कुछ, ठीक है, यानी जो की पॉइंट थे पोइम्स के बारे में वो हमने ऊपर कवर कर लिया, जो इसके क्या थे। अब इसमें देखिए जो हमारे कोटेशन है इस पोइम के, ठीक है, अब वो यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे बी स्टक, नॉर ब्रेथ नॉर मोशन, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड, आगे देखिए, पेंटेड ओशियन, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, कोटेशन है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। लिखा देखिए, अब इससे भी ज़्यादा अगर इस पोइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है तो फ्रेंड ये वाली है, ठीक है। आप ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये हम लोगों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा लागू होती है। कैसे लिखा हुआ है कि वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, कह रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर यानी पानी ही पानी सब जगह है, और जितना भी बोट्स है वो क्या हो गया है, वो श्रिंक हो गया है, डूब गया है, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कह रहा है कि वाटर ही वाटर चारों तरफ है, ठीक है, जिसमें सब कुछ डूब गया है, और वाटर ही वाटर चारों तरफ है यानी पानी ही पानी चारों तरफ है, लेकिन एक भी बूंद पीने की नहीं है, पीने के लायक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारी क्या है, ये इसकी कोटेशन है। दूसरी देखिए कोटेशन क्या है, द वेरी डीप डिड रोट ओ क्रिस्ट डेड एवर this should be, yeah, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea। तो फ्रेंड आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या लिखा हुआ है, द वेरी डीप डिड रोड ओ क्रिस्ट डेड एवर दिस शुड बी, yeah, slimy things did crawl with legs
अपॉन द स्लमी सी। तो फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए जो हमारी कोटेशन, नेक्स्ट हमारी कोटेशन जो है इसमें लिखा हुआ है कि वेल अ डे व्हाट डेविल लुक्स हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग इंस्टीड ऑफ द क्रॉस द अल्बाट्रॉस अबाउट माई नेक बाझंग। तो फ्रेंड देखिए फिर से ये क्या कह रहा है कि आई वेल अ डे व्हाट एविल लुक्स had from old and young instead of the cross the albatross अबाउट माई नेक was hung। तो ये फ्रेंड बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है। जितने भी इसमें कोटेशन है वो सारी की सारी एग्जाम में पूछी जाने वाली ही है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है 4 times 50 living men and I heard nor sigh nor groan with heavy thump a lifeless lump they dropped down one by one। तो फ्रेंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है। क्या है? 4 times 50 living men and I heard nor sigh nor groan। आगे देखिए लिखा हुआ है कि विद हैवी थम्प लाइफलेस लंप द ड्रॉप्ड डाउन वन बाय वन। तो ये भी हमारी फ्रेंड क्या है, एक इम्पोर्टेंट हमारी कोटेशन है, ठीक है। आगे भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने कोटेशन इसमें लेके रखी हुई है। आगे देखिए लिखा हुआ है द एयर इज कट अवे बिफोर एंड क्लॉजेस फ्रॉम बिहाइंड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ईयर इज कट अवे बिफोर एंड क्लासेस फ्रॉम बिहाइंड। तो ये भी फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि ही प्रेथ वेस्ट हु लव्ड वेस्ट। इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि वो अच्छी प्रेयर करता है। कौन? हु लव्ड वेस्ट, जो अच्छा प्रेम करता है। ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, सारी चीज़ें क्या हैं? ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट, यानी वो साथ ही साथ क्या है, ग्रेट भी हैं और क्या हैं, स्मॉल भी हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है। फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस ही मेड एंड लव्ड ऑल। क्या कह रहा है कि फॉर द डियर गॉड, यानी वो उस भगवान ने हु लव्ड अस, जो हमें क्या करता है, प्रेम करता है। ही मेड एंड लव्ड ऑल, उसने ही हमको सबको बनाया है और वही हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारी नेक्स्ट इसमें कोटेशन है ये भी इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है। कह रहा है कि द मेनी मैन सो ब्यूटीफुल एंड दे ऑल डाइड डेड डिड डाई अ सोल्जर एंड अ वाइजर मैन ही रोज द नेरो मॉन। क्या कह रहा है? द मेनी मैन सो ब्यूटीफुल एंड दे ऑल डेड डिड डाई अ सोल्जर एंड अ वाइजर मैन ही रोज द नैरो ही सॉरी यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये मोरो लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ही रोज द मोरो मॉर्न, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है, ठीक है। तो इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करिएगा, इनको याद करिएगा, ठीक है। आगे देखिए तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे पोइम है वो हमारी कौन सी बायोग्राफिया लिटरेरिया है, ठीक है। अब इसके बारे हमारा द राइम एंड द एसेंट मारना जिसको हमने कवर कर लिया है, उसके हमने जो की पॉइंट थे उनको कवर किया है और उसकी जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन थी उनको कवर किया है। दूसरा जो हमारा वर्क है वो हमारा कौन सा है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके हमने कवर किए हुए हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन 1817, ये 1817 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। इट इज़ अ क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी, कैसी है ये, क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। एसटी कॉलेज की कैसी है बायोग्राफी है, क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ इट वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। इट्स वर्किंग टाइटल वाज, यानी जब ये लिखी जा रही थी तो इसका टाइटल क्या था, ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया। पूछा जा सकता है कि जब इसका ये लिखी जा रही थी तो इसका टाइटल क्या था, ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया था, ठीक है। आगे देखिए कॉलेज गेव द डिफिनीशन ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन इन चैप्टर 14, और कॉलेज ने जो फैंसी एंड इमेजिनेशन नाम की जो एक डिफिनीशन है बहुत ही फेमस है, जो हमारी टर्म्स में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 14 में दी थी और भी इन्होंने कुछ दिया था। देखिए चैप्टर अलग अलग इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर 24 चैप्टर्स इन इट, यानी कितने टोटल चैप्टर हैं इसमें, 24 चैप्टर हैं। इसमें पूछा जाता है कि बायोग्राफिकल लिटरेरिया में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है इन चैप्टर नंबर 14 कॉलिस व्यू ऑन नेचर एंड फंक्शन ऑफ द पोइट्री। जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें कॉलेज ने व्यू दिए हैं अपने नेचर के ऊपर और जो फंक्शन है पोइट्री का उसके ऊपर बात की है।
कॉलिज क्रिटिकल वर्ड्स क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन इन चैप्टर नंबर 17। तो फ्रेंड ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कॉलिज ने जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक डिक्शन है उसको क्रिटिसाइज किया था अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में, कौन से चैप्टर में किया था? तो वो 17 नंबर जो चैप्टर है उसमें क्या था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए लिखा हुआ है कि इन चैप्टर 20 कॉलेज कंपेयर्स वर्ड्सवर्थ पोइट्री टू अ शेक्सपियर। ठीक है, तो फ्रेंड क्या कह रहा है कि इन चैप्टर 20 यानी चैप्टर नंबर जो 20 है उसमें जो कॉलेज है वो कंपेयर करते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को शेक्सपियर की पोइट्री से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कौन से? जो हमारा 20 नंबर का जो चैप्टर है। आगे लिखा हुआ है इन चैप्टर 23 कॉलेज प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट फॉर हिज लेटर्स फ्रॉम जर्मनी, यानी जो इनका जर्मनी का जो लेटर थे, ठीक है, उन्होंने उसका जो ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाते हैं, कौन से चैप्टर में करवाते हैं? ये 23 नंबर का जो चैप्टर है उसमें ये बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इन चैप्टर नंबर 13 कॉलेज काइटल हिज आर्गूमेंट कंक्लूडिंग दैट, यानी जो क्या करते हैं जो कॉलेज हैं वो अपने जो आर्गूमेंट हैं, ठीक है, उनको काइटल करते हैं, कंक्लूड करते हैं किसमें? 13 नंबर चैप्टर में। कौन सा? इमेजिनेशन इज द, क्या बताते हैं ये? इमेजिनेशन इज द। अब देखिए किसके बारे में बताया इन्होंने? इमेजिनेशन इज द क्या है? लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये पूछा जा सकता है कि इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन एक लिविंग पावर है एंड प्राइम एजेंट है किसका? ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन, जितने भी ह्यूमन पर हैं उन सभी का ये क्या है? ये हमारा पावर है, क्या है? परसेप्शन है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा इन्होंने क्या लिखा है, ये हमारे इमेजिनेशन के बारे में इन्होंने बताया है। और वाइल्ड फैंसी के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि मेड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड यानी क्या करती है? ये मेमोरी को इमेंसिपेट करती है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के ऑर्डर पर एंड स्पेस के ऑर्डर पर, एंड एसोसिएट उनको जोड़ती है विद ऑटोनोमी, किसके साथ? ऑटोनोमी के साथ। तो ये इन्होंने किसके बारे में बताया है? इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, देखिए इन्होंने चैप्टर नंबर 14 में क्या बताया हुआ है। तो फ्रेंड देखिए कह रहे हैं कि इन चैप्टर नंबर 4 सॉरी चैप्टर नंबर 4 में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि कॉलेज कमेंट करते हैं मिल्टन हैड अ हाईली इमेजिनेटिव, कॉले हैड अ वेरी फैंसीफुल माइंड। क्या कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 में पूछा जा सकता है कि बताइए कि कॉलेज ने मिल्टन और कॉले के बारे में कौन से चैप्टर में ये कमेंट किया हुआ है? तो ये चैप्टर नंबर 4 में ये कमेंट किया हुआ है। क्या इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि मिल्टन हैड अ हाईली इमेजिनेटिव, कि मिल्टन कौन से थे? ये ज़्यादा इमेजिनेटिव थे, और कॉले क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा ये वेरी फैंसीफुल माइंड इनका था। ठीक है, जो मिल्टन का माइंड कैसा था? हाईली इमेजिनेटिव था, और कॉले का माइंड कैसा था? बहुत ही फैंसीफुल माइंड था। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है कि द प्राइमरी कंसर्न ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, यानी जो प्राइमरी कंसर्न है बायोग्राफिया लिटरेरिया का वो क्या था? वाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, क्या था? यानी जो फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में जो अंतर है वही बताना था। इन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पोइट्री, जो इसका प्रभाव पड़ता है पोइट्री के ऊपर उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको इतने ये जो पॉइंट हैं ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कह रहा है कि पोइटिक थ्योरी ऑफ एस.टी. कॉलेज दैट द पोइट्री इज द सिंथेसिस ऑफ द होल एक्टिविटी ऑफ द पोइट। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जो पोइटिक थ्योरी है एस.टी. कॉलेज की वो ये है कि जो पोइट्री इज द सिंथेसिस ऑफ द होल एक्टिविटी ऑफ द पोइट, की जो पोइट्री है वो एक सिंथेसिस है किसकी? यानी जो पोइट की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनकी सारी की सारी एक्टिविटी की ये क्या है? सिंथेसिस है। ठीक है, तो फ्रेंड आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए जो इसकी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे कुछ कोटेशन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन and age a repetition in the finite mind of eternal act of creation in the infinite him them। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर
ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन भी है, ठीक है। ये आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा, मतलब पढ़िएगा। क्या है, एक बार हम लोग और पढ़ते हैं। कह रहा है कि द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द थिंग द लिविंग पावर। कह रहा है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है आई होल्ड, यानी जो हमने होल्ड करते हैं टू बी द लिविंग पावर के लिए, एंड प्राइम एजेंट, जो इसका प्राइम एजेंट है ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन के लिए, एंड एज ऑफ रिपीटिशन इन द फाइनाइट माइंड। जैसे कि जो रिपीटिशन होता है हमारे फाइनाइट माइंड जो हमारा होता है उसमें रिपीटिशन होता रहता है। ऑफ इटरनल एक्ट, यानी जैसे कि जो हमारे अंदर एक्ट होते रहते हैं उनका क्रिएशन होता रहता है इन फाइनाइट माइंड में, ठीक है। तो फाइनाइट आई एम, तो यहाँ पर फ्रेंड तो आपको ये समझ में आ गया होगा किसकी ये डेफिनेशन है। ये बायोग्राफिया लिटरेरिया किया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आगे भी कुछ कोटेशन है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि आर जीनियन एडमायरेशन ऑफ अ ग्रेट पोइट इज अ कंटिन्यूअस अंडर करेंट ऑफ फीलिंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर जीनियन एडमायरेशन ऑफ अ ग्रेट पोइट इज अ कंटिन्यूअस अंडर करंट ऑफ फीलिंग, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो लास्ट इसकी जो कोटेशन है हमारी वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, द मेन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस एज फॉर एज वी कैन जज फ्रॉम देयर own works or from the accounts of their contemporaries appears to have been of calm and tranquil temper in all that related to themselves। तो फ्रेंड एक बार हम लोग और इसी कोटेशन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि द मेन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस एज फॉर एज वी कैन जज फ्रॉम देयर own वर्क्स और फ्रॉम द अकाउंट ऑफ देयर कंटेम्परेरीज appear to have been of calm and tranquil temper in all that related to themselves, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट जो वर्क है वो हमारा कौन सा है, वो कुबलाई खान है, ठीक है। कुबलाई खान है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है वर्क, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक एक वर्क के बारे में हम लोग सीखेंगे और इम्पोर्टेंट जो की इफेक्ट हैं उनके बारे में सीखेंगे। कोई ज़्यादा बात नहीं करना है, जो हमारे एग्जाम में नहीं आना है उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि कुबला खान इज अ पोइम बाय कॉलेज। ये किसके द्वारा पोइम है, किसकी पोइम है, कॉलेज की पोइम है। इट वॉज रिटन इन सेप्टेम्बर 1797 और ये 1797 ईस्वी में लिखी गई थी। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1816 और ये 12 अप्रैल 1816 ईस्वी को क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इट इज आल्सो कॉल्ड, ये बुलाई जाती है और किस नाम से बुलाई जाती है, अ विजन इन अ ड्रीम एंड अ फ्रेगमेंट। क्या है, अ विजन इन अ ड्रीम ऑफ फ्रेगमेंट के नाम से भी जानी जाती है, यानी आप कह सकते हो ये क्या है, एक रेबरी है, ठीक है। सॉरी। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं। कह रहा है कि इट इज अ रेबरी डे, मतलब क्या है, एक रेबरी है, मतलब डे ड्रीम है। इट हैज 3 स्टेंजा एंड 54 लाइन्स। क्या है, इसमें 3 ही स्टेंजा हैं और टोटल कितनी लाइन है, 54 लाइन्स है, यानी 54 लाइन्स हैं, ठीक है। स्टेंजाज आर इन इरेगुलर फॉर्म, और स्टेंजा कैसे हैं, इरेगुलर फॉर्म में है, कोई भी उनका फॉर्म रेगुलर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विलियम जो हेजलिट है उन्होंने कुछ बात की है। विलियम हेजलिट वाज द फर्स्ट हु क्रिटिसाइज द कुबलाई खान, यानी विलियम हेजलिट जो पहले बंदे थे जिन्होंने कुबलाई खान के बारे में क्रिटिसाइज किया था। उनको क्या कहा था कि द पोइम कम्स टू नो कंक्लूजन, की पोइम्स का कोई भी कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन कहाँ से होता है, क्योंकि ये तो अनफिनिश्ड पोइम है, ठीक है, इनकम्प्लीट पोइम है। तो फ्रेंड देखिए इतने आपको ये पॉइंट इसके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये कब लिखी गई थी, 1797 में लिखी गई थी और 12 अप्रैल 1816 ईस्वी को ये क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी, ठीक है। काफ़ी लंबे के अरसे के बाद इसे पब्लिश किया गया था। और ये क्या था, एक डे ड्रीम है और इसमें 3 स्टेंजा हैं और 54 लाइन्स हैं, ठीक है, और इरेगुलर फॉर्म में ये लिखी गई है। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर लेहंट ने भी इसके बारे में कुछ बात की है उन्होंने। तो क्या कहा है कि लेहंट सिंगल्ड आउट, यानी लेहंट ने भी कुछ बोला है कि कुबला खान एज अ वन ऑफ कॉलेज बेस्ट वर्क, यानी जो लेहंट हैं उन्होंने कुबला खान को कॉलेज का सबसे अच्छा वर्क बताया हुआ है। आगे देखिए एसटी जो हमारे टी एस इलियट हैं उन्होंने भी इसके बारे में कुछ बात की है कि टी एस इलियट अटैक द रिप्यूटेशन ऑफ कुबलाई खान, यानी जो टी एस इलियट हैं वो कुबला खान की जो रेपुटेशन है उसके बारे में अटैक करते हैं। क्या करते हैं, ये कहते हैं
इन हिज ऐसे, कौन से ऐसे में, ओरिजिन एंड यूज ऑफ पोइट्री, इसमें ये अटैक करते हैं कुबला खान के ऊपर। ये बात कहते हैं कि द वे ऑफ इन विच पोइट्री इज रिटन, यानी वो तरीका जिसमें ये पोइट्री लिखी गई है, इज नॉट, वो कैसा नहीं है, इज नॉट सो फार एज वर्क आवर नॉलेज ऑफ दीज ऑब्सक्योर मैटर एज येट एक्सटेंड, यानी वो उस तरीके का ये वर्क नहीं है कि जिस तरीके के हम लोग अपनी नॉलेज को प्रयोग करके और इस मैटर को एक्सटेंड करते हैं, उस तरीके का ये कोई भी वर्क नहीं है। और ये क्या बात करते हैं उसमें और बताते हैं, एनी क्ल्यू टू इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू के बारे में कोई भी क्ल्यू नहीं है। द फेथ इन मिस्टिकल इंस्पायरेशन, तो ठीक है, यानी जो फेथ है मिस्टिकल इंस्पायरेशन का, वो भी क्या है, आधा अधूरा इसमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए ये बात किसने की है, ये एसटी कॉलेज ने बात की है। आगे जो हमारी इसमें जो बेस्ट हमारी कोटेशन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एंड ऑल हु हियर शुड सी देयर, एंड ऑल शुड क्राई बी वेयर हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग एयर। क्या बात कर रहा है कि देखिए एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं कि एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी देयर, एंड ऑल शुड क्राई बी वेयर हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग हेयर। ठीक है, ये हमारी बेस्ट इसकी कोटेशन है, तो आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि एवरी वन शुड हैव 2 or 3 हाइव्स ऑफ वीज, वो कह रहा है कि एवरी वन शुड हैव 2 or 3 हाइव्स ऑफ वीज, वीज आर इजियर टू कीप देन अ डॉग और अ कैट, दे आर मोर इंटरेस्टिंग देन गर्बिल्स। वो कह रहा है कि हर एक बंदे के पास होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 3, यह क्या कह रहा है कि 2 या 3, यानी 2 या 3 क्या होने चाहिए, हाइव्स होने चाहिए, यानी छत्ते होने चाहिए, किसके, मधुमक्खी के। क्योंकि क्या कह रहा है कि मधुमक्खी जो होती हैं वो ईजियर होती हैं, यानी आसान होता है उनको पालना, किसके बजाय, डॉग और कैट के बजाय उनको क्या होता है, ये पालना आसान होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात की गई है इसमें। आगे देखिए जो हमारी बेस्ट कोटेशन है इसकी है, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। आगे देखिए जो हमारी बेस्ट कोटेशन है, वेयर ऑल द सेक्रेड रिवर रेन थ्रो कवर्स measureless to men down to a sunless sea। फिर से देखते हैं, वेयर ऑफ द सेक्रेड रिवर रन। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये जो आप नाम की जो है एक रिवर को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो पूछा जा सकता है कि आप नाम की जो रिवर है वो कहाँ पर मेंशन की गई है कॉलेज के वर्क में। तो ये कुबला खान में मेंशन की गई है, थ्रो कवर थ्रो कैबन्स measureless to men down to a sunless sea। ठीक है, आगे देखिए आगे भी हमारे एक इम्पोर्टेंट जो कोटेशन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि वच ओ दैट डीप रोमांटिक काजम विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल athwart a cedar cover, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was। तो फ्रेंड ये देखिए ये इसकी हमारी इम्पोर्टेंट कोटेशन थी जिनको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए आगे जो हमारी एक लाइन बची है इसमें बोल रहा है कि हॉन्टेड बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। ठीक है, ये किसकी लाइन है, ये कुबला खान की ही है। तो फ्रेंड देखिए जो आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, वो क्या है, क्रिस्टावेल। ठीक है, ये क्रिस्टावेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके हम जो की पॉइंट हैं वो उसको हम कवर करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि क्रिस्टावेल इज अ लॉन्ग नरेटिव पोइम, क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है और ये बैलेड भी है, आप इसे बैलेड बोल सकते हो। लॉन्ग नरेटिव पोइम या बैलेड है बाय किसके द्वारा, कॉलेज के द्वारा। ठीक है, ये कैसा है, लॉन्ग नरेटिव पोइम या बैलेड है। इट इज इन 2 पार्ट्स, और ये कितने पार्ट्स में है, ये 2 पार्ट्स में है। ठीक है, कितने पार्ट्स में है,
टू पार्ट्स में है। द फर्स्ट पार्ट वाज रिटन इन 1797, और जो पहला पार्ट है वो कब लिखा गया था, वो 1797 ईस्वी में लिखा गया था। एंड द सेकेंड वाज रिटन इन 1800, और जो सेकेंड जो पार्ट है वो 1800 ईस्वी में लिखा गया था। यानी एक लॉन्ग नरेटिव ये पोइम है या बैलेड है, और ये दो पार्ट में लिखी गई थी। जो पहला पार्ट है वो 1797 में लिखा गया था, जो दूसरा पार्ट है वो 1800 में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, कॉलेज प्लान्ड 3 एडिशनल एडिशंस पार्ट्स बट देयर वर नेवर कंप्लीटेड। यानी दो तो इन्होंने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन कॉलेज साहब ने क्या किया था कि 3 और भी एडिशन पार्ट्स में लिखना चाहते थे। मतलब सारे के पूरे टोटल कितने लिखना चाहते थे, 5 पार्ट्स में लिखना चाहते थे, लेकिन 5 पार्ट में सिर्फ इन्होंने 2 ही कंप्लीट कर पाए थे, और 3 कैसे रहे थे, वो इनकम्प्लीट रहे थे, मतलब उनको लिख ही नहीं पाया था, उनको लिखना शुरू ही नहीं किया था, सिर्फ ये 2 पार्ट्स में ही सिमट कर रह गई थी। ठीक है, यानी नेवर कंप्लीटेड, यानी वो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। आगे देखिए, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि कॉलेज वांटेड टू पब्लिश हिज पोइम इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड बट कुडंट। यानी क्या कह रहा है कि कॉलेज जो है इस पोइम को, यानी सेकेंड एडिशन जो था लिरिकल बैलेड का, उसमें पब्लिश करना करना चाहते थे, लेकिन वो कर ना सके। क्यों नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने वर्ड्सवर्थ से एडवाइस ली थी, और वर्ड्सवर्थ ने इस पर एडवाइस ही नहीं दी थी उसको कोलाबरेट करने के लिए लिरिकल बैलेड में। तो इसीलिए इस पोइम को ये 1800 में पब्लिश नहीं कर पाए थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए इसके पब्लिकेशन में क्या हुई थी, डिले हुई थी, यानी 16 साल के बाद इसे पब्लिश किया गया था। कब किया गया था, देखिए, इट वाज पब्लिश्ड इन 1816, और ये 1816 ईस्वी में पब्लिश की गई थी। कहाँ पब्लिश की गई थी, इन अ पेम्पलेट के साथ, यानी अलोंग साइड कुबला खान, जिसमें कुबला खान भी था, और कौन था, द पेन्स ऑफ स्लीप, और जो पेन्स ऑफ स्लीप इनकी नाम की जो पोइम है, उसमें उसके साथ इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, 1816 में कुबला खान, द पेन्स ऑफ स्लीप, यानी एक पैम्पलेट है, उनके साथ इन तीनों पोइम को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, इसकी थीम क्या है, क्रिस्टाबेल, यानी जो क्रिस्टाबेल की थीम क्या है, जस्टापोजेस द थीम ऑफ द सिन वर्सेस रिलीजियसिटी। यानी जो थीम है इसकी क्रिस्टाबेल की, वो जस्टापोजेस करती है, यानी साथ साथ ही इसमें क्या चलता है, सिन वर्सेस रिलीजियसिटी, यानी एक तरफ पाप भी है और एक तरफ धर्म भी है, दूसरी तरफ क्या है, एबिल वर्सेस डिवोटनेस, क्या है, डिवोटीनेस, यानी एक तरफ क्या है, यानी बुराई है, और एक तरफ क्या है, डिवोटीनेस है, यानी एक तरफ समर्पित है किसी के प्रति। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, सेक्सुअलिटी वर्सेस प्योरिटी, और एक तरफ क्या है, सेक्सुअलिटी है, और दूसरी तरफ क्या है, प्योरिटी है। ये इसकी यानी मेन थीम है किसकी, ये क्रिस्टाबेल जो पोइम है, बैलेड है, आप इसे बैलेड भी बोल सकते हो, इसकी क्या है, ये थीम है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, इसके बारे में जो की पॉइंट हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्रिस्टाबेल इज अ लवली इनोसेंट यंग वुमन। जो क्रिस्टाबेल होती है एक लवली इनोसेंट यंग वुमन होती है, हु गोज आउट इनटू द वुड्स वन स्पूकी नाइट। यानी क्या आती है, ये रात में, आधी रात में एक जंगल जाती है, यानी स्पूकी नाइट होती है, यानी कैसे बिल्कुल जैसे कि स्पूकी मतलब कोहरे वाली नाइट होती है। एट मिड नाइट में टू प्रे, किसके लिए जाती है, शिकार करने के लिए जाती है। वाइल सी वाज प्रेइंग, यानी जब वो प्रेइंग कर रही होती है, शिकार कर रही होती है, सी इज स्टारलेट वाई अनदर वुमेन नेम्ड गैरल्डाइन। क्या होता है, उसको कुछ स्टार्टेड, यानी एक वुमेन के द्वारा उसे बुलाया जाता है। ठीक है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसको इंटरप्ट किया जाता है, किसके द्वारा, एक दूसरी वुमेन के द्वारा। क्या नाम होता है उसका, गैरल्डाइन उसका नाम होता है। क्या नाम, याद रखिएगा, क्या नाम होता है उसका, गैरल्डाइन होता है। ठीक है, गैरल्डाइन क्लेम्स टू हैव बीन किडनैप्ड, यानी जो गैरल्डाइन फिर उसके बाद जो क्रिस्टाबेल होती है उसके पास जाती है, तो जो गैरल्डाइन होती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि गैरल्डाइन क्लेम्स टू हैव बीन किडनैप्ड, कि गैरल्डाइन को किडनैप किया गया था बीनीथ द ट्री फॉर सम अननोन रीजन बाय हर असलैंड्स। कह रहा है कि जो उसके असलैंड्स थे, ठीक है, जो उसके दुश्मन हैं, उन्होंने उसको क्या कर लिया था, उसको किडनैप कर लिया था, लेकिन क्या रीजन क्या था, वो क्या है, अननोन है। ठीक है, और बाद में उसको जो गैरल्डाइन है उसको एक पेड़ के नीचे छोड़कर वो चले गए हैं। कितने लोग थे, 5 लोग थे। ठीक है, 5 लोगों ने उसको क्या किया था, किडनैप किया था। आगे देखिए लिखा हुआ है, क्रिस्टाबेल फादर नेम इज सर लेवलाइन, यानी जो क्रिस्टाबेल के फादर का क्या नाम था, लेवलाइन था।
ब्रेसी द वर्ड, यानी ब्रेसी कौन था, एक वर्ड था, इज इम्प्लॉयड बाय द सरलॉयन, और ये सरलॉयन का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नौकर था, उनके द्वारा ये इम्प्लॉयड पर रखा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्या है, क्रिस्टाबेल जो है एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, बैलेड भी बोल सकते हो। ये 2 पार्ट में लिखी गई है। 1797 में पहला पार्ट इसका आया था, और 1800 में इसका दूसरा पार्ट आया था। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जो थे इसमें क्या करना चाहते थे, 5 इसे पार्ट में लिखना चाहते थे, लेकिन 2 ही पार्ट इसके पूरे कर पाए थे, और 3 इन्होंने कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये जो पोइम हमारी है, ठीक है, कॉलेज जो है इसको लेकर बैलेट में पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने इसको एडवाइस नहीं दी थी उसमें पब्लिश करने के लिए। तो इसीलिए इसको 16 साल के बाद कुबला खान और द पेन्स ऑफ स्लीप के साथ इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। आई थिंक आपको फ्रेंड ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे की पॉइंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो आगे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि देयर आर 337 लाइन्स इन फर्स्ट पार्ट। कह रहा है कि जो पहला पार्ट है जो कब आया था, 1797 ईस्वी में आया था। उसमें कितनी लाइन थी, 337 लाइन है, और टोटल सब लाइनें कितनी है, यानी दोनों की अगर बात की जाए, जो 1797 ईस्वी में आया था और एक जो 1800 में आया था, उसमें दोनों में मिलाकर अगर बात की जाए तो कितनी है, 700 लाइन्स हैं। कितनी है, 700 अप्रोक्सीमेट लाइन है इसमें है। ठीक है, लगभग लगभग कितनी है, 700 लाइन है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। गेरल्डाइन इज सम काइंड ऑफ एविल बीइंग। क्या है, जो गेरल्डाइन थी वो क्या है, एक तरीके की एविल बीइंग थी, वो एक शैतान थी। ठीक है, क्रिस्टाबेल इज आल्सो नोन एज अ गॉथिक पोइम, और जो क्रिस्टाबेल है इसको एक गॉथिक पोइम के बारे में के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी हॉरर और जो सुनसान महल सा, ठीक है, जंगली जो डरावना सा जंगल, इसमें ऐसी थीम का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इसको क्या क्या माना जाता है, इसको गॉथिक पोइम भी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। Geraldine becomes masculine when she dissolves and embraces क्रिस्टाबेल। क्या होता है, जब जो क्रिस्टाबेल यानी जब लेटने आती है शाम को, ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टाबेल होती है वो गेरल्डाइन को अपने घर ले आती है, और उसमें एक ये क्योंकि हम स्टोरी पर नहीं जा रहे हैं, आपको एक ऊपर से बात बता रहे हैं कि जो गेरल्डाइन को फिर वो अपने घर पे ले आती है, तो ये एक फीमेल के रूप में होती है। तो जो क्रिस्टाबेल भी अपने क्या होती है, न्यूड होकर, मतलब कपड़े उतार कर लेट जाती है। जब क्रिस्टाबेल लेटने को हो रही होती है, जब लेट रही होती है, अब ये भी न्यूड होकर लेट जाती है। ठीक है, तो बिना कपड़े से, तो जो गेरल्डाइन होती है वो क्या करती है, क्रिस्टाबेल से इम्ब्रेस लग जाती है, यानी गले से लग जाती है, और उसके बाद ये क्या होती है, ये मैस्कुलाइन पावर में इसके अंदर क्या हो जाती है, चेंज होने लग जाती है। इसके अंदर ये जो फीमेल वाला जो गुण होता है वो आने लग जाते हैं, क्योंकि जो गेरल्डाइन होती है वो एक फीमेल, सॉरी, जो मेल होता है, ठीक है, मेल होती है, और ये किसके रूप में होती है, एक फीमेल के रूप में ये उसमें होती है। ठीक है, तो अगर वास्तविक तरीके से देखा जाए तो क्या होती है, ये एक मेल होता है गेरल्डाइन। ठीक है, लेकिन ये किसके रूप में होती है, किसके डिस्गाइज फॉर्म में होती है, गेरल मतलब एक फीमेल के रूप में होती है। तो ये जो होती है वो मास्कुलाइन बनने लग जाती है जब उसको गले लगती है। डैमसेल ब्राइट इज द मिस्टीरियस विलेन ऑफ द स्टोरी गेरल्डाइन, यानी कौन सा डैमसेल जो ब्राइट है वो क्या है, एक मिस्टीरियस विलेन है। ठीक है, रहस्यमय विलेन है किसका, स्टोरी जो गेरल्डाइन है, ठीक है, इसका। ठीक है, अब कौन है, देखिए जो गेरल्डाइन है यही क्या है, यही हमारा विलेन है, किसका, मिस्टीरियस विलेन है इस स्टोरी का, क्योंकि वो अपना रूप खोलता नहीं है और एक फीमेल के रूप में रहता है। आगे देखिए, क्रिस्टाबेल इज अ अनफिनिश्ड पोइम। क्या है, एक अनफिनिश्ड ये भी पोइम है। कुबला खान इन क्या है, इन अनफिनिश्ड पोइम है। तो ये क्रिस्टाबेल भी क्या है, एक अनफिनिश्ड पोइम है। क्यों, क्योंकि कॉलेज इसे 5 पार्ट में लिखना चाहते थे, और कितने पार्ट में लिख पाए थे, सिर्फ 2 ही पार्ट लिख पाए थे, और कितने बाकी रह गए थे, उसके 3 पार्ट्स जो रह गए थे लिखने के लिए रह गए थे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हमारी क्या है, एक अनफिनिश्ड पोइम है, इनकम्प्लीट पोइम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम जो नेक्स्ट पोइम को कंप्लीट करेंगे उसको कवर करेंगे, जिसका नाम है क्या, डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है, इन एक ओड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे इसके की पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। इट वाज रिटन इन 1802, और ये कब लिखी गई थी, 1802 ईस्वी में लिखी गई थी। एंड पब्लिश्ड अक्टूबर 2 1802, और ये कब पब्लिश हुई थी, अक्टूबर 2 यानी 2 अक्टूबर 1802, यानी 2 अक्टूबर 1802 को ये पब्लिश हो गई थी। ठीक है,
आगे देखिए लिखा हुआ इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, और ये कैसी है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ठीक है, आप इसको मान के चलिए ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। आगे लिखा हुआ है द पोइम वाज रिटन टू सारा हचिंसन हिज बिलव्ड, और जो ये पोइम किसको लिखी गई थी, किसको एड्रेस की गई थी, सारा हचिंसन जो एसटी कॉलेज की क्या थी, वो बिलव्ड थी। ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको लिखी गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये सारा हचिंसन कौन थी, ये वर्ड्सवर्थ साहब की साली थी, और उनकी वाइफ की क्या थी, सिस्टर थी। तो उनसे जो कॉलेज जो साहब थे उनसे ये प्यार कर बैठे, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। इन्हीं के चक्कर में इन्होंने अपनी जो पहली जो पत्नी थी उनको छोड़ भी दिया था। तो काफ़ी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम से क्रिएट होने हो गई थी। आगे लिखा हुआ है कि इट्स ओरिजिनल टाइटल वाज, जो इसका ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था, लेटर टू सारा हचिंसन। वो क्या था, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, लेटर टू सारा हचिंसन था। आगे लिखा व्हेन द पोइम पब्लिश्ड इट बिकेम अ डिजेक्शन, और ये जब पोइम पब्लिश हुई तो ये क्या बन गई, एक डिजेक्शन बन गई। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ इट हैड 340 लाइन्स ओरिजिनल बीइंग। कह रहा है कि जब ये पोइम लिखी गई थी तब इसके अंदर 340 लाइनें थी। कितनी लाइनें थी, 340 लाइनें थी। बट व्हेन इट वाज प्रिंटेड इट द प्रिंटेड इट हैड ओनली 133 9 लाइन। जब पोइम ये लिखी गई थी तो 340 लाइनें थी, लेकिन जब इसे प्रिंट किया गया था तब इसके पास कितनी लाइनें रह गई, 309, यानी 139 लाइन ही सिर्फ इसके पास बची हुई थी। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड इन मॉर्निंग पास्ट अ न्यूज पेपर, और ये क्या, ये एक मॉर्निंग पास्ट जो एक न्यूज पेपर होता था उसमें इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या था ये कि ये पोइम है 1802 में लिखी गई थी, और 2 अक्टूबर 1802 को ये पब्लिश की गई थी। और ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, और ये किसको लिखी गई थी, ये सारा हचिंसन को लिखी गई थी। सारा हचिंसन इनकी बिलव्ड थी, वर्ड्सवर्थ की साली थी। ठीक है, इट्स ओरिजिनल टाइटल, जो इसका ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था, लेटर टू सारा हचिंसन था। और ये क्या थी, पब्लिश होने के बाद ये डिजेक्शन बन गई थी। इसमें जब ये लिखी गई थी तो 340 लाइनें थी, और जब इसको पब्लिश कराया गया यानी इसको प्रिंट कराया गया तब इसके अंदर 139 लाइन ही बची थी। और ये किस में पब्लिश हुई थी, एक मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक न्यूज पेपर था उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। आई थिंक फ्रेंड आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो आगे इसका जो हमारे पॉइंट हैं, जो कोटेशन वगैरह हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए द पोइम टेक्स इट्स एपिग्राफ, यानी जो पोइम है इसका जो एपिग्राफ है वो लिया गया है फ्रॉम द बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, यानी जो सर पैट्रिक स्पेंस एक पोइट हैं उनके बैलेड से लिया गया है। ठीक है, उनके बैलेड से इसे लिया गया है। क्या इसका जो एपिग्राफ क्या है, लेट लेट यस्ट्रीन आई सा द न्यू मून with the old moon in her arms, and I fear my master dear, we shall have a deadly storm। तो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं कि let let stern I saw the new moon with the old moon in her arms, and I fear my master dear, we shall have a deadly storm। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये इनका एपिग्राफ है। किससे लिया गया था, एक बैलेड था सर पैट्रिक स्पेंस का, उससे इसे लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि द पोइम वाज रिप्लाई टू वर्ड्सवर्थ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी जो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस जो पोइम है लीच गैदरर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यानी जो लीच गैदरर नाम की जो पोइम है किसकी, वर्ड्सवर्थ की, उसको ये क्या है, उसका एक रिप्लाई था। ठीक है, इसीलिए इस पोइम को लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो देखते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो कनेक्टेड विद वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड, और ये जो इमोर्टलिटी ओड है किसका, वर्ड्सवर्थ का, उससे भी कनेक्टेड है। किससे, इन थीम एंड स्ट्रक्चर, किसमें, थीम और स्ट्रक्चर जो है वो वर्ड्सवर्थ की पोइम इमोर्टलिटी ओड से मिलता जुलता है, तो इसीलिए उससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फ्रेंड ये जो पोइम है इतना जो पॉइंट है इसके वो समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो अब हमारा एक दूसरी इंपॉर्टेंट पोइम है इनकी वर्ड्सवर्थ की, वो हमारी क्या है, वर्क विदाउट होप। ठीक है, अब ये वर्क जो विदाउट होप है इसके बारे में हम जो की पॉइंट हैं वो पढ़ लेते हैं।
कह रहा है कि वर्क विदाउट होप बाय कॉलेज डिस्क्राइब द वेज इन विच नेचर वर्क, यानी जो वर्क विदाउट होप है इसमें कॉलेज जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो नेचर है वो किस तरीके से काम करता है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग गोल्स, और हमारे पास गोल्स का होना कितना इम्पोर्टेंस होता है, होप्स का कितना इम्पोर्टेंस होता है, टू स्ट्राइव टू वर्ड उनकी तरफ स्ट्राइव करना कितना इम्पोर्टेंस होता है, इस बात में बताया गया है वर्क विदाउट होप। ठीक है, यानी बिना होप के, बिना आशा के कोई भी काम करोगे तो कोई भी उसका टारगेट नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारा कुछ टारगेट ही नहीं है कि हमको ये अचीव करना है, हमको इसमें जॉब लेनी है, हमको ये प्राप्त करना है, तो बिना होप यानी बिना टारगेट, बिना लक्ष्य के आपकी कोई भी रास्ता नहीं होता है, कोई भी मंजिल नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, जिस रास्ता का मंजिल ही नहीं है, यानी जिस रास्ते का मंजिल ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इट वाज कंपोज्ड ऑन 21 फरवरी 1825, ये 21 फरवरी 1825 को क्या हुई थी, कंपोज की गई थी। और इसके देखिए जो हमारे कोटेशन है वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये 21 फरवरी 1825 को ये पब्लिश की गई, सॉरी कंपोज की गई थी, तो इसी साल ये पब्लिश भी हुई थी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ऑल नेचर सीम्स एट वर्क, स्लग लीव देयर लेयर। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि ऑल नेचर सीम्स एट वर्क, स्लग लीव देयर लेयर। ठीक है, द बीज आर स्ट्रिंग, वर्ड्स आर ऑन द विंग, and winter slumbering in the open air bears on his smiling face a dream of spring। क्या फिर से देखिए, देखिए क्या है कि ऑल नेचर सीम्स एट वर्क, स्लग लीव देयर लेयर्स, the bees are string, words are on wing, and winter slumbering in the open ears bears on his smiling face a dream of spring। तो ये इसकी हमारी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो आगे देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारी एक दूसरी इंपॉर्टेंट पोइम है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है पोइम, वो है द पेन्स ऑफ स्लीप। ठीक है, द पेन्स ऑफ स्लीप, द कुबलाई खान और क्रिस्टाबेल, ये पब्लिश हुई थी 1816 में। ठीक है, तो ये लिखा गया इट इज रिटन 1803, 1803 में इसको लिखा गया था, और 18 पब्लिश इन 1816, और ये एक पैम्पलेट में पब्लिश हुई थी 3 पोइम कुबला खान, क्रिस्टाबेल और द पेन्स ऑफ स्लीप 1816 ईस्वी में। द पेन्स ऑफ स्लीप बाय सैमुअल कॉलेज डिस्क्राइब्स अ पीरियड इन स्पीकर्स लाइफ, यानी क्या कह रहा है कि जब पेन्स ऑफ स्लीप है ये डिस्क्राइब करता है एक पीरियड को जो स्पीकर्स यानी जो कॉलेज के लाइफ में घटित होता है, इन विच इज बिसीज्ड बाय टेरिबल, यानी मुसीबतों से ये घिरे होते हैं, इमेजरी से घिरे होते हैं। दीज इमेज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हॉरर्स, और यही जो इमेज इनके जीवन में आती हैं वो क्या होती हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं किसकी, हॉरर्स की, ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड की, एंड द स्पीकर इज अनेबल टू शेक देम फ्रॉम हिज माइंड, और जो स्पीकर है उनको अपने माइंड से निकालने में क्या है, वो अनेबल है, असमर्थ है। और किसके बारे में है, जब ये पोएम लिखी गई थी तो उस समय ये पोएम जो कॉलेज है बहुत परेशान थे अपने जीवन में। ठीक है, इनके जीवन में बहुत ही अप्स डाउन्स चल रहे थे, तो उसी समय इनको क्या हुआ था, उसी समय ये अपनी पोएम मतलब वाइफ से भी थोड़ा अनहैप्पी थे, और उधर अपनी इनका सारा जो हचिंसन थी उधर इनका क्या था, ज़्यादा लगाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जिसके हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारा कोटेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इरे ऑन माई बेड माई लिम्स आई ले, इट हैथ नॉट बीन माई यूज टू प्रे with moving lips or bended knees but silently by slow degrees। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या है, इसका कोटेशन है। ठीक है, आप इसको याद करिएगा। कह रहा है इरे ऑन माई बेड माई लिम्स आई ले, इट हैथ नॉट बीन माई यूज टू प्रे with moving lips or bended knees but silently by slow degrees। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से याद कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट पोइम है वो हमारी कौन सी है, फ्रोस्ट एट मिडनाइट। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप जितने की जो हमारे पहले की पोइम थी, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इससे भी पॉइंट हमारे जो लाइन्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इन पोइम से हमारी लाइन्स वगैरह पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, इट वाज रिटन इन 1798, 1798 में इसे लिखी गई थी।
द पोएम डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ईयर ऑफ वंस लाइफ। ये जो पोएम है वो क्या करती है, डिस्कस करती है जो चाइल्डहुड का इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करती है, और जो डेवलपमेंट हमारे ईयर्स होते हैं किसी के भी जीवन के, उनके बारे में बताती है। और क्या बताती है, द पोएम स्पीक्स ऑन द पावर ऑफ नेचर। ये पोएम जो नेचर का पावर है उसके बारे में बताती है, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द एजिंग प्रोसेस, और ये किस तरीके से एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है उसके बारे में ये हमें बताती है। ठीक है, किसका, फ्रोस्ट ऑफ मिडनाइट। अब देखिए आगे हमारा क्या है, कह रहा है कि द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट सीक्रेट मिनिस्ट्री। अब ये हमारी कोटेशन है फ्रेंड, ठीक है, इसे आप नोट करिएगा। द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विंड, द आउलेट्स क्राई केम लाउड एंड हार्क अगेन लाउड एज बिफोर। एक ही इसकी कोटेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फ्रेंड इससे चूकिएगा बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है, द फ्रोस्ट परफॉर्म इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विंड, द आउलेट्स क्राई केम लाउड एंड हार्क अगेन लाउड एज बिफोर। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आगे जो हमारा इसके इंपॉर्टेंट वर्क है उनको हम कवर करते हैं वन बाय। तो फ्रेंड देखिए जो हमारी नेक्स्ट पोएम है वो हमारी है द नाइट्स टूम्ब। ठीक है, द नाइट्स टूम्ब जो हमारी पोएम है ये भी वो हमारी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसे भी हमारे पॉइंट बनते हैं। कह रहा है कि द पोएम वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1834। 1834 में ही लिखी गई थी, 1834 में ही क्या हो गई इसको मतलब ये पब्लिश भी हो गई, और 1834 में ही कॉलेज साहब को क्या हुआ थे, इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। द नाइट्स टूम्ब इज एन एलेगरी, क्या है, एक एलेगरी है, याद रखिएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम कॉलेज एंगेजेज विद इन द पोइम इच टाइम एंड द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। क्या कह रहा है, इस पोइम की जो इम्पोर्टेंट जो थीम है वो ये है कि टाइम यानी और उसकी एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय, यानी टाइम क्या है, टाइम के अंदर इतनी एबिलिटी है, योग्यता है, वो सारी चीज़ों को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है समय पर। ठीक है, द स्पीकर ऑड्स द नाइट बोन्स और डस्ट, यानी जो स्पीकर है वो ऐड करता है नाइट्स की बोन्स और बोन्स और डस्ट, यानी नाइट्स की जो बोन्स है उनको डस्ट बताता है। बट द बिलीव ही बिलीव्स द नाइट्स सोल इज विद सेंट्स, लेकिन वो मानता है कि जो नाइट्स की जो सोल है वो किसके साथ है, वो सेंट के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ गया होगा कि जो नाइट्स की जो बोन है वो डस्ट में मिल गई हैं, लेकिन जो उसकी सोल है वो किसके साथ है, वो उसके सेंट के साथ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए फ्रेंड, जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम कवर करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द ओक दैट इन समर वाज स्वीट टू हियर एंड रसल्स इट लीव्स इन द फॉल ऑफ द ईयर। क्या है, फिर से देखिएगा, क्या कह रहा है कि द ओक दैट इन समर वाज स्वीट टू हियर and rustles its leaf in the fall of the year, and whistled and roared in winter alone, is gone, and the words in its steed is grown. इट इज शॉर्ट पोइम ऑफ 11 लाइन्स। तो फ्रेंड देखिए ये हमारी इसकी कोटेशन है, और ये क्या बताया गया है, ये हमारी कितनी 11 लाइन की शॉर्ट पोइम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारी नेक्स्ट पोइम है वो हमारी क्या है, लब है। ठीक है, ये भी कॉलेज के द्वारा ही लिखी गई है। अब देखिए क्या कह रहा है कि रिटन इन 1798 या 1798 में लिखी गई थी, और पब्लिश कब हुई थी, 1799 में पब्लिश हुई थी। College details the emotional and physical relationship between a speaker and a woman. He ooze through storytelling। क्या कह रहा है, इस पोइम में जो कॉलेज हैं वो डिटेल्स में बताते हैं इमोशन को और फिजिकल रिलेशनशिप को, यानी जो इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं स्पीकर के और एक वुमेन के, जिसको वो क्या करता है, ऊज करता है किसमें, यानी पटन आप कह सकते हो उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी को बताते समय। The speaker knows that love is the most important of the emotions। यानी स्पीकर जानता है कि जो लव है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें इमोशन की, एंड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ऑल अदर इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये क्या होता है, दूसरे जो हमारे इमोशंस होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं उनसे ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि ऑल थॉट ऑल पैशंस ऑल डिलाइट वाट एवर स्टर्स दिस मॉर्टल फेम फ्रेम, all are born but minister of love,
एंड फीड हिज स्कैड फ्लेम। तो ये फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट इसकी कोटेशन है, फिर से पढ़ लेते हैं। ऑल थॉट, ऑल पैशन, ऑल डिलाइट्स, वट एवर स्टर्स दिस मॉर्टल फ्रेम, ऑल आर बोर्न बट मिनिस्टर ऑफ लव एंड फीड हिज स्कैड फ्लेम। तो फ्रेंड ये हमारी इसकी कोटेशन थी। और इसका जो इसमें देखिए लाइन कितनी है इस पोइम में, इट हैज 96 लाइन, कितनी है 96 लाइन इस पोइम में हमारी दी हुई है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी पोइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस पोइम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारी नेक्स्ट पोइम है वो है हमारी नाइटिंगेल कन्वर्सेशन पोइम। ये हमारी कन्वर्सेशन पोइम है। ठीक है, तो नाइटिंगेल हमारी कई दूसरे पोइट हैं उनके द्वारा भी लिखी गई है, लेकिन द नाइटिंगेल जो है वो हमारे कॉलेज के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इट वाज रिटन इन अप्रैल 1798। ये 1798 ईस्वी में यानी अप्रैल में लिखी गई थी। इट वाज ओरिजिनली इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड फर्स्ट एडिशन। और ये ओरिजिनली तरीके से जो पहला एडिशन था लिरिकल बैलेड का उसमें ये ऐड है। ठीक है, उसमें इसको ऐड किया गया था। द पोइम डिस्प्यूट द ट्रेडिशनल आइडिया, यानी जो पोइम है वो डिस्प्यूट यानी बताती है ट्रेडिशनल आइडियाज़ के बारे में। नाइटिंगल्स आर कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ द मेलंकली। इसमें बताया गया है कि जो नाइटिंगल है वो कनेक्टेड है, जो आइडिया होते हैं मेलंकली के उनसे ये क्या है कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द सेम टाइम यानी कॉलेज रोट फियर इन सॉलिट्यूड। तो यानी इसी समय यानी जब नाइटिंगेल लिखी गई थी उसी समय कॉलेज साहब ने फियर्स इन सॉलिट्यूड भी एक नाम की पोइम लिखी थी। द पोइम बिगिंस विद मिल्टन्स लाइन आयल पेंसरेसो। और ये पोइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है कि जो पोइम है वो जो मिल्टन की आयल पेंसरेसो जो हमारी पोइम है इनकी, उसके द्वारा ये क्या किया गया है, उससे जो पहला उसका कोटेशन है उसी से स्टार्ट होती है क्या, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलंकली वर्ड, मेलंकली वर्ड ओ आइडियल थॉट। ये इससे क्या होती है, ये बिगिनिंग पॉइंट है, ये बिगिनिंग लाइन है किसकी, ये हमारी नाइटिंगेल की। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए लिखा हुआ है। आगे जो हमारे इसमें पॉइंट है, कह रहा है कि द पोइम इंट्रोड्यूसेस फिलोमेला आ करेक्टर, यानी इस पोइम में एक फिलोमेला नाम का एक करेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। फ्रॉम ग्रीक लीजेंड, यानी ग्रीक लीजेंड से, दैट सफर्ड एंड हुज नेम, यानी जो सफर्ड करता है जिसका नाम वाज लेटर कनेक्टेड टू द नाइटिंगेल, और जिसका नाम बाद में कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, नाइटिंगेल के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। द पोइम इंट्रोड्यूसेस अ लेडी करेक्टर, और ये पोइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है एक लेडी करेक्टर को, दैट इज गोथिक एंड रोमांटिक। वो क्या होती है, एक गोथिक होती है और रोमांटिक होती है। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। तो कॉलेज मेंशनड हिज चाइल्ड हार्टले कॉलेज, यानी इस पोइम में कॉलेज जो है अपने एक उनका बेटा होता है, क्या नाम उसका होता है, हार्टले कॉलेज, उसको भी इसमें मेंशन करके रखते हुए हैं। तो आप इसको क्या करिएगा, इसको पढ़ के रखिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि रॉबर्ट सदे डिस्क्राइब द पोइम्स टॉलरेबल। तो और रॉबर्ट सदे ने इस पोइम को क्या बताया है, टॉलरेबल बताया हुआ है। ठीक है, आप इसे टॉलरेट करिए, टॉलरेबल बताया हुआ है। एंड आगे का, एंड यूथ एंड मैडनेस मोस्ट पोइटिकल। अब ये हमारी कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इनको याद रखिए। क्या कह रहा है कि एंड यूथ एंड मैडनेस मोस्ट पोइटिकल हु लॉस द डीपनिंग ट्वेलाइट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, आगे क्या लिखा, माई फ्रेंड एंड दाउ आर सिस्टर वी हैव लर्न अ डिफरेंट लोर। इसलिए ये भी हमारी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो फ्रेंड इसकी सारी इंपॉर्टेंट कोटेशन है क्योंकि पोइम ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड दाउ आर सिस्टर वी हैव लर्न अ डिफरेंट लोर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो ये जो कोटेशन है ये इसके बारे में बताती है, ये वर्ड्स वर्थ जो होते हैं वर्ड्स वर्थ के बारे में बताती है। तो फ्रेंड देखिए इस पोइम में इन लाइनों में किसको बताते हैं, इस पोइम में इस लाइन में यानी इन दो लाइनों में बात करते हैं कॉलेज अपने फ्रेंड वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी की बात करते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड एंड दाउ आर सिस्टर वी हैव लर्नड अ डिफरेंट लोर। ठीक है, तो इस लाइन में कौन बात करता है, जो वर्ड्सवर्थ कॉलेज होते हैं वो अपने फ्रेंड और उनकी सिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, नेचर स्वीट वॉइसेस ऑलवेज फुल ऑफ लव एंड ज्वाइंस इट इज द मैरी नाइटिंगेल। ठीक है, क्या कह रहा है कि नेचर स्वीट वॉइस इज ऑलवेज फुल ऑफ लव एंड ज्वाइंस इट इज द मर्सी नाइटिंगेल। ठीक है,
आई थिंक आपको ये कोटेशन समझ में आई होंगी फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन, ये पोइम हमारी है। कब लिखी गई थी ये 1700, तो देखिए ये 1700 कब लिखी थी, 1798 में लिखी गई थी। और ये जो लिरिकल बैलेड है उसके फर्स्ट एडिशन में इसको पब्लिश भी किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए जो इसकी हमारी इंपॉर्टेंट कोटेशन और भी हैं उनको कवर कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि अ मोस्ट जेंटल मेड हु ड्वेल्थ इन हर हॉस्पिटेबल होम हार्ड बाय द कैसल एंड एट लेटेस्ट ईव। तो यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्या कह रहा है कि अ मोस्ट जेंटल मेड हु ड्वेल्थ इन हर हॉस्पिटेबल होम हार्ड बाय द कैसल एंड लेटेस्ट ईव, that gentle maid and often a moment space, what time the moon was lost behind a cloud, hath heard a pause of silence। तो ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट हमारी क्या है कोटेशन है। that gentle maid and often a moment space, what time the moon was lost behind a cloud, hath heard a pause of silence। ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखा गया है कि कॉलेज रोड अ पोइम मोनोडी आफ्टर हिज सिस्टर एन ए डाइड इन 1791। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए हमारी जो पोइम थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट हमने पोइमें कर ली हैं, उनकी कोटेशन भी कर ली हैं। इनकी इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो इससे बाहर तो हमें लगता है कि कोई भी एग्जामिनर जो है वो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप लोग चाहोगे तो हम क्या करेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट कॉलेज के जो हमारे एमसीक्यू हैं वो भी हम कवर कर देंगे। ठीक है, एक वीडियो में मैराथन ले आएंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, आप इस अगर चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आप चाहना तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक लंबी सी एमसीक्यू की हुई एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। तो इसमें जो हमारे और क्या बताया गया है कि कॉलेज रोड अ पोइम मोनोडी, उन्होंने एक मोनोडी पोइम लिखी है। किसके बाद, अपनी जो इनकी सिस्टर थी एने, उनकी मृत्यु के बाद, कब, 1791 में। ठीक है, 1791 में इनकी सिस्टर मरी थी और तभी उन्होंने क्या लिखा था, 1791 में इनकी एक मोनोडी लिखी थी अपने सिस्टर की मरने के बाद। कॉलेज अज्यूम्ड अ नेम सिलास। ठीक है, यानी जो कॉलेज थे इन्होंने क्या किया था, एक अपना नाम एज्यूम किया था। कौन सा, सिलास टॉमकिन कैम्बरवेस। ठीक है, ये नाम इन्होंने एज्यूम किया था। और ये कब किया था, व्हेन ही ज्वाइंड द आर्मी, जब इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। द वॉचमैन अ पीरियोडिकल वाज पब्लिश्ड बाय कॉलेज। एक वॉचमैन क्या है, एक इनका कलेक्शन था, एक न्यूज़पेपर है। किसके द्वारा ये कलेक्शन किया गया था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये कॉलेज के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट जितने भी थे बायोग्राफी से रिलेटेड और जितने भी इनके वर्क थे उसके की पॉइंट थे, सारे के सारे इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यूट्यूब पर ये पहला वीडियो होगा जिसमें आपको कंप्लीट एसटी कॉलेज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड अगर आप इसके एसटी कॉलेज के एमसीक्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।